सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते प्रिया जी। सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। अभी पूर्वी दीदी की शेयरिंग को शुरू करते हैं। जी नमस्ते पूर्वी दीदी। नमस्ते दीदी। फिर आप अपनी शेयरिंग को शुरू कीजिएगा। जी। तो पूर्वी निसार दीदी MA BEd है और दीदी फ्रीलांसिंग कर रही हैं इन वैल्यू बेस्ड अल्टरनेटिव एजुकेशन। दीदी ने पहला वर्कशॉप सितंबर 2024 में किया है और दीदी एक बार एज एन ऑब्जर्वर भी गई हैं फेस टू फेस वर्कशॉप में और कॉलिंग की के काम में दीदी भागीदारी कर रही हैं। जी पूर्वी दीदी, स्वागत है जी। आपका। थैंक यू। जी हाँ, तो श्रद्धेय नागराज जी, आदरणीय गणेश भैया, आदरणीय श्याम भैया, क्योंकि उनका भी एक वर्कशॉप अटेंड किया तो बहुत मदद मिली है। और उसके बाद मॉर्निंग सेशन में आदरणीय गोपाल भैया, शर्मिला दीदी, तारा प्रसन्न भैया, विनय भैया, यशवंत भैया और दूसरे जो भी वॉलंटियर्स हैं, सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और सभी को नमस्ते, सभी को एक्सप्लोरर्स को भी नमस्ते, क्योंकि सभी की वजह से ही साथ में ये जर्नी चल रही है, तो सबका सहयोग मिल रहा है। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरी शेयरिंग मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो वैसे तो मेरी इंट्रोडक्शन में मुझे और कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पहले 2 साल पहले जीवन विद्या से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर जीवन विद्या से UHV में जुड़ी। इसमें मेरे मित्रों का बहुत सहयोग रहा है, तो बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी ज्वाइन होते हैं, ऐसे भी हैं। तो ये मित्रों का सहयोग भी, उनकी भी बात करते हुए मैं मेरी शेयरिंग रख रही हूँ। मैंने सबसे पहले जब भी ज्वाइन किया था 2024 सितंबर में, तो तभी से मेरा ये काम शुरू हुआ और तभी मेरा प्लानिंग ऐसा था कि मैं थोड़े दिन में ही अमेरिका जाने वाली थी। 40 डेज का ट्रिप था। तो इंडिया में थी तब तक तो मैं ज्यादा अच्छे से नहीं सुन पाई, लेकिन अमेरिका में जाके मुझे टाइम मिलता था और मैं सुनती थी। तो पहले मैं इंग्लिश सुनती थी, उसके बाद मैंने हिंदी भी सुनना शुरू किया, फिर मैं दोनों भी सुनती थी। तो मेरी समझ वहां पे बहुत अच्छे से बनी। मैंने पहले मेडिटेशन और विपश्यना का काम भी किया था, तो जो विचारों को देखने वाली बात थी अभ्यास 1 में, तो मैं विचारों को बहुत इजीली देख पाई, मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद मुझे मेरे भाव भी बहुत ही जल्दी दिखे, उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं हुई भाव देखने में भी। मुझे ये भी समझ में आया कि मैं उसमें आराम में हूं या नहीं, वो भी दिखा। ये भाव मुझे स्वीकार्य है या नहीं, वो भी दिखा। निर्णय मेरा है या नहीं, वो भी दिखा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आई, और तभी मैंने कृष्ण गोपाल भैया से ये डिस्कस किया था। तो वो यहाँ पे बहुत रेगुलरली जुड़ते थे, अभी शायद थोड़ा कम जुड़ते हैं। तो उन्होंने जब मैंने उनको बताया कि मुझे ना ऐसा हो रहा है कि निर्णय तो मैं ही लेती हूँ, लेकिन ये निर्णय इसलिए लेती हूँ क्योंकि सामने वाले का व्यवहार कुछ गलत था। तो ये बात अभी भी मेरे में ब्लेमिंग वाला आ जाता था। तभी मुझे भैया ने एक बात पे मेरा ध्यान, उन्होंने मुझे बताया कि इस पे तू थोड़ा काम कर सकती है, कि अभी भाव के आगे तू अपने संस्कार को देखना शुरू कर। अभी संस्कार का डिस्कशन मॉर्निंग सेशन में भी हुआ ही था, लेकिन वो मेरा मॉर्निंग सेशन में कहीं पे मिस हो गया था। लेकिन भैया से डिस्कस होने के बाद ये जो 11th बैच के एंडिंग एंडिंग में ही मुझे थोड़े बहुत मेरे संस्कार दिखने शुरू हो गए। और आज मैं जो बात और मेरी शेयरिंग रखने वाली हूँ, उसमें मेनली मेरे संस्कारों का जो परिमार्जन होता हुआ मैं देख पाई हूँ। और अभी भी ऐसे जो संस्कार हैं जो मुझे लग रहा है कि इस पे मुझे काम करना बाकी है, उसकी बात भी मैं करना चाहूंगी और साथ में अभ्यास के स्टेप्स को भी डिस्कस करना चाहूंगी। तो मेरा ये बैकग्राउंड मैंने बहुत बार रखा है कि मेरा मेरे घर वालों के प्रति बहुत ज्यादा विरोध का भाव बना रहा है। मैं अभी 44 इयर्स की हूँ और मुझे याद है तब तब से, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 इयर्स से ही मेरा घर वालों के प्रति विरोध का भाव बना है। उसमें ही मैंने शायद कहीं पे मैंने शादी भी नहीं की। और मैं और मेरी मेरी दो दो बड़ी बहनें हैं, एक 10 साल बड़ी है, एक 8 साल बड़ी है। 8 साल बड़ी बहन है, उसने भी शादी नहीं की, तो हम मम्मी पापा के साथ में ही रहते हैं। और जब भी मैं अमेरिका से वापस आई ना, तभी मैंने देखा कि तभी भी कोई कारण से वापस विरोध का भाव सबके लिए ही बना था।
लेकिन वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो विरोध का भाव बना तो था ही, लेकिन मैं वो भाव देखती रही, मेरे विचार देखती रही। मैं देखती रही कि ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं आराम में नहीं हूँ। तो मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ये स्टेप 1 जो अपना है, वो ही वहाँ पे फ़ॉलो किया और उसके बाद तुरंत ही मुझे भिलवाड़ा प्रश्न मुक्ति शिविर में जाना हुआ। तो मेरा वहाँ पे भी मेरे जो विरोध के संस्कार थे, उसके ऊपर मेरा बहुत काम हुआ। तो मेरे घरवालों में पापा के प्रति मेरा विरोध इसलिए था कि पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। तो कहीं पे मैंने ऐसी मान्यता बना ली थी कि हमारे घर में कुछ भी जो गलत हो रहा है, वो सभी उनके गुस्से वाले स्वभाव की वजह से हो रहा है, इसलिए बहुत गुस्सा था। ये थोड़ा मॉर्निंग सेशन में भी जो बैकग्राउंड मिला उससे और प्रश्न मुक्ति शिविर में ज़्यादा क्लियर हुआ कि पापा का जो गुस्से वाला स्वभाव है वो उनका संस्कार है। वो शायद अभी चाहें तो भी उसमें कुछ नहीं कर पाएँगे और मैं अगर उससे इरिटेट हो रही हूँ तो वो मेरा संस्कार है और मैं उस पे काम कर रही हूँ तो मैं एटलीस्ट उसके लिए कुछ कर भी सकती हूँ, लेकिन पापा तो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि ये 3 महीने हुए हैं, अभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पापा पे गुस्सा आ गया हो। क्योंकि पहले तो मैं ऐसा बोल देती थी कि पापा आप मेरे साथ इस तरह से बात मत करना, ऐसे मैं गुस्से में बता देती थी। तो अभी 2-3 दिन में ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा मन में तो आ जाता है कभी, क्योंकि उनको ऐसी आदत है कि भई मेरी ही बात सही है, आप मेरी बात मानो, या बार-बार पुरानी बात करना या वही बात रिपीट करना, ऐसा सब कोई संस्कार ऐसे हैं जो अभी भी मुझे इरिटेट करते हैं, लेकिन वो मन में होता है, मैं उन्हें देखती हूँ और अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या शायद थोड़ी मिनट्स के लिए रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। उसके बाद मम्मी के लिए विरोध जो है, वो विरोध का कारण थोड़ा अलग है, क्योंकि मम्मी के लिए आसक्ति ज़्यादा है। इसलिए विरोध बनता है कि अ, अगर मम्मी मुझे इम्पोर्टेंस कम दे रही है और बहनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, उनकी बात सुन रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है। तो जब ऐसा फ़ील होता है, तभी उसके प्रति विरोध बनता है। तो इस तरह से उसका विरोध बनता है, लेकिन मम्मी के लिए ये बात रखूँगी कि पापा-मम्मी के संबंध भी अच्छे नहीं रहे कहीं पहले भी। लेकिन उससे मम्मी का भी कहीं न कहीं मम्मी की भी गलतियाँ होंगी, पापा का भी गुस्से वाला स्वभाव होगा, लेकिन मैंने मम्मी में बहुत चेंजेज़ देखे हैं। ये मैं बोल सकती हूँ कि अभी बहुत बार छोड़ देना, ठीक है, वो उनकी आदत है, वो बोलते हैं तो बुरा नहीं मानना। ऐसा उसने तो बहुत अपने आप को चेंज कर लिया है, जो पहले झगड़े ही होते थे, अभी ऐसा नहीं होता है। तो ये मैंने देखा। मेरी बहनों के साथ भी मेरा विरोध बना रहा, क्योंकि अ, हमेशा ऐसा होता था कि वो मदर फिगर जैसे ही दोनों बहनें थी, तो ये कर, ये मत कर, ये नहीं है सही, ये सही है, ऐसा। तो उनके लिए विरोध बनता था और जो बहन है जिसके साथ ही रहती हूँ, तो उसके साथ ज़्यादा विरोध बन रहा है, क्योंकि कुछ भी काम करना हो तो मेन कभी-कभी ऐसा होता है कि भई वो ही डिसाइड करती है और वो बड़ी है तो उसी का डिसीज़न मान्य होता है, उसी के हिसाब से करना पड़ता है। तो फिर विरोध बनता है। तो वो विरोध अभी भी बन रहा है, लेकिन पहले बनता था उससे कम हुआ है डेफ़िनेटली। और दूसरा ये कि वो विरोध दिखता है और फिर एक बार मैंने अभी नोटिस किया कि भई कोई बात ऐसी हुई कि मैंने कुछ कहा, उसने कुछ अलग ही किया, तो मुझे लगा कि ये जानबूझ नहीं किया, इंटेंशनली उसने मेरे से अलग किया, मेरे से मतलब विरोध में ही जाने के लिए उसने मैंने जो बोला उससे कुछ अलग ही उसने किया, ऐसे मुझे दिखा। विरोध का भाव आया, वो भी दिखा। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि ठीक है, उसका इंटेंशन था या नहीं, अभी अगर मैं उसको अगर पकड़ के रखती हूँ, तो मेरा भाव ठीक नहीं बनने वाला और मैं आराम में नहीं रहने वाली, मैं सुखी नहीं हो पाऊँगी। तो मुझे तभी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ठीक है ना, भूल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने कौन से इंटेंशन से ये काम किया। तो इस तरह से मेरा वो भाव मैं मतलब मेरा वो भाव चला गया ऐसे। तो मुझे ये समझ में आया है अभी कि दूसरा मुझे किसी भी तरह कितना भी दुखी करे या वो कुछ भी करे मेरे लिए बुरा, ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो मैं खुद ही मेरे भाव कैसे बनाती हूँ उसके ऊपर, मतलब इतने सालों तक मैंने नेगेटिव भाव बना के रखे हैं और मैंने ही खुद को बहुत ज़्यादा दुखी किया है, दूसरों ने मुझे किया है उससे ज़्यादा। तो ये चीज़, और मैंने एक बार शर्मिला दीदी के साथ भी ये डिस्कस किया था कि मैं सामने वाले का जो भी बिहेवियर है, उसको मैं किस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि मेरा इंटरप्रिटेशन मोस्टली नेगेटिव ही रहता था और अभी भी बहुत ज़्यादा एकदम पॉज़िटिव तो नहीं हो गया है, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की वज़ह से मैंने ही खुद को बहुत ज़्यादा दुखी किया है। ये बात
प्रश्न मुक्ति शिविर में भी मुझे दिखी थी कि मैंने ही खुद को बहुत हर्ट किया है ऐसे। अम, ये बहन की बात मैंने बताई कि अभी कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देती हूँ कि ठीक है भाई उसका जो इंटेंशन होगा। फिर ऐसा भी हुआ कि एक दो बार कुछ ऐसा दिखा मुझे कि नहीं, लेकिन इसका ये मुझे तो गलत लगा था, लेकिन एक्चुअली तो उसका इंटेंशन प्योर है, उसने तो मेरे लिए अच्छे अच्छे से ही सोच के कुछ किया है, ऐसा भी दिखा। तो तभी ये रियलाइज हुआ कि चाहना तो उसकी भी है कि वो भी मेरे लिए अच्छा करना चाहती है, अच्छा इंटेंशन रखना चाहती है, लेकिन कभी कभी योग्यता ऐसी नहीं बन पाती तो नहीं भी कर पाती। और उसी तरह से चाहना तो मेरी भी है कि मैं संबंध के भाव में जीना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी भी योग्यता नहीं बन पा रही है, तो दोनों की तरफ से काम तो चल ही रहा है। और मेरे पास तो एटलीस्ट ये काम करने के लिए मेरे पास एक ये बेस है मेरे पास कि जिसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ, शायद उनके पास तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी देखा कि अगर मेरे पास ये नॉलेज है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही ज्यादा बनती है इसके लिए। तो इस तरह से विरोध का भाव कम होता है, मेरी बहन के लिए भी कम हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बहनों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ना उतना संबंध का भाव फील नहीं कर पा रही हूँ। तो विरोध कम हुआ है, लेकिन संबंध इतना दिखता है कि भाई एक ही परिवार में जन्म हुआ है, हम कनेक्टेड हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उस तरह का संबंध दिखता है। लेकिन जो संबंध फील होना चाहिए उस तरह का संबंध मोस्टली फील नहीं होता है या बहुत कम होता है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूंगी, थोड़े एग्जाम्पल्स हैं कि एक बार सब्जी वाले के पास, मतलब दूसरे थोड़े संस्कारों की बात करना चाहूंगी कि जो मुझे मेरे में दिख रहे हैं। तो उसमें एक संस्कार ये है कि एक बात तो यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि मैं अभी भी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ज्यादा शरीर को ही ध्यान में रखते हुए जी रही हूँ, स्वयं को ध्यान में रख के भी काम हो रहा है, लेकिन वो दिन में बहुत कम टाइम पे हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन मोस्टली तो शरीर को ध्यान में रख के ही काम ज्यादा हो रहा है। ये एक बात समझ में आई। और दूसरा ये भी देखा कि मोस्टली अभी भी मैं प्रभाव में जी रही हूँ, पहले से कम हुआ है वो बात भी इतनी ही सही है। या तो फिर अभी वो प्रभाव कम टाइम के लिए रहता है वो भी हो रहा है, लेकिन जो स्वभाव में जाना वो अभी एकदम स्वभाव में जाना तो कम ही बन रहा है, तो उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, वो भी मुझे दिख रहा है। थोड़े दूसरे संस्कार मेरे जिसकी मैं बात करना चाहूंगी, तो उसमें एक मेरा ये संस्कार था कि मैं पहले ना बहुत गिल्ट में रहा करती थी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ऐसे सब बहुत अनवर्दीनेस वाले भाव मेरे में आते थे। ये डिस्कशन मेरा श्याम भैया के साथ हुआ, तो तभी उन्होंने मुझे बताया कि जैसे दूसरे सभी मानव के लिए, ऐसे तो खुद के बारे में भी ये सोच और खुद में देख कि हर मानव सही को समझना चाहता है, जीना चाहता है, खुद सुखी होना चाहता है, दूसरों को भी सुखी करना चाहता है। और ये बात जब मैंने समझी और ये जो विरोध के भाव पे काम हुआ, आई थिंक ये दो चीजें हैं जिससे मुझे ये जो मेरा अनवर्दीनेस वाला भाव था वो कम करने में मुझे सहाय मिला। दूसरा मेरा दूसरा संस्कार ये था कि मैं दूसरों को वैल्यूएट बहुत करती थी नेगेटिवली कि ये इसका ये सही नहीं है, इसने ये सही नहीं बोला, देखो ये अपने आप को बूस्ट कर रहा है, प्रेज कर रहा है, ज्यादा ही बोल रहा है, ऐसा। तो ऐसा नेगेटिव एवेल्युएशन बहुत आ जाता था, अभी भी आता है। कहीं पे मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि मैं खुद को जो अनवर्दी फील कर रही थी उसमें मैं खुद को प्रूव करने के लिए शायद ये दूसरों को क्रिटिकली इवेल्युएट करने का काम करती थी, तो वो भी अभी मुझे दिख रहा है, जब भी मेरा काम होता है ऐसा तो मुझे दिख तो जाता ही है। फिर मुझे हमेशा मैं कुछ भी काम करूँ तो ऐसा होता है कि दूसरे अगर अप्रिशिएट करे तो मुझे अच्छा लगता है, और दूसरों का क्रिटिसिज्म मुझे हमेशा बुरा लगता है, मैं हर्ट होती हूँ। ऐसा पहले ज्यादा होता था, अभी कम हो रहा है, लेकिन ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा मेरी अपेक्षा अप्रिसिएशन की होती थी और क्रिटिसिज्म मैं नहीं चाहती। और एक चीज मुझे दिखी कि यहाँ पे जो अभ्यास और अध्ययन का काम हम कर रहे हैं, तो वो मुझे सही लग रहा है, वो मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उसमें से मैं मेरा परिमार्जन भी देख पा रही हूँ और मैं आराम में रह रही हूँ, मैं सुख में रह रही हूँ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा भी दिख रहा है कि कितनी ही बार मैं बाहर की जो संवेदना, शरीर की जो संवेदना होती है, वो संवेदना से सुख पाने के लिए
मेरे ये अध्ययन अभ्यास के काम को डिले करती हूँ, पोस्टपोन करती हूँ, तो ये भी मुझे दिख रहा है। और मतलब ये समझ रहा है कि अभी इतना वरीयता में ये काम नहीं आया और मुझे इसके ऊपर भी ज्यादा काम करना होगा। अभी अभ्यास 2 की अगर जो मैं बात करूं तो चैतन्य और शरीर ये 2 अलग वास्तविकताएं हैं। ये सूचना मुझे जैन दर्शन से थी ही, तो मुझे इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई। दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। शरीर को क्या संकेत देना है वो चैतन्य डिसाइड करता है, और कौन सी संवेदना पड़ता है वो भी चैतन्य डिसाइड करता है। तो वो भी दिखा कि जैसे मैंने बात की थी कि जब मैंने उपवास किया था, लेकिन फिर भी चैतन्य का ऐसा संकेत चला जाता है कि भाई उपवास है ना, तो फिर तो खाने नहीं मिलने वाला, तो भूख का एहसास ही नहीं होता है। तो वो तभी ऐसे दिखता है कि हाँ देखो, ये चैतन्य ने ऐसा कर लिया कि भाई आ, ये टाइम पे तो अभी उसको भूख लगने की संवेदना दिखानी ही नहीं है उसको। और नहीं तो अगर नॉर्मल डेज होते हैं, मैं थोड़ा टाइम भी ना खाऊं तो मुझे एकदम इरिटेशन हो जाता है। तो ये दिखता है कि कौन सी संवेदना, कौन से संकेत शरीर को देने हैं, वो चैतन्य से डिसाइड होता है। और चैतन्य संवेदना से अलग है फिर भी पढ़ पाता है, ये भी बात मुझे दिखी। लेकिन अभी ना ये सूचना ज्यादा है ऐसा मैं कहूंगी, एकदम क्लियरली नहीं दिखता, क्योंकि बहुत सारी संवेदनाएं मुझे लगती है कि ये संवेदनाएं मुझी में हो रही है। कल प्रशांत भैया ने जैसे एग्जाम्पल दिया, तो मेरा भी वही एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरी भी डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट चल रही है। तो मैं जब डेंटिस्ट के पास जाती हूँ तो वैसे ही शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देना या ऐसा सब काम मैं कर पाती हूँ, जिससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अभी एनेस्थेशिया भी होता है, तो फिर उनकी ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा नहीं पता चलता। लेकिन तब मुझे एक बार ऐसे याद आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो जब छोटे थे तो उनको कोई आर्म पिट में बॉईल हुआ था। और तभी ऐसी मेथड थी कि गरम गरम सलिया लेके उसको उस पे लगा के वो बॉयल को फोड़ देते थे। तो जो लगाने वाला था ना, उसको भी लगा कि इतना छोटा बच्चा है, इसको मैं कैसे लगाऊं, तो उसका भी हाथ नहीं चला। तो वल्लभ भाई पटेल ने वो खुद सलिया लेके अपने उस बॉयल पे लगा दिया था। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो तभी मुझे लगता है कि मेरी संवेदना मेरे पे हावी हो जाती है जब बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है ऐसा। तो तभी तो मुझे लगता है कि ये संवेदना जैसे मेरे में ही हो रही है। तो वो अभी इतना मैं सहन कर पाऊं ऐसा मैं मुझे लग रहा है कि अभी वो नहीं आया है मेरे में। अम, मुझे अम, परिस्थिति का प्रभाव मेरे पे पड़ रहा है। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंच रहा है, मैं निर्णय पूर्वक उसे पढ़ती हूँ और संस्कारों के अनुसार मैं उसको अर्थ देती हूँ, और प्रभावित होती हूँ या नहीं होती हूँ मैं खुद डिसाइड करती हूँ। इसमें मैंने 3 चीजें देखी कि 4 चीजें देखी कि बाहर से किस तरह से संवेदना आती है। तो बाहर के फिजियोकेमिकल चेंजेस, बाहर से कोई कुछ बोलता है या उनका व्यवहार होता है, उससे मेरे अंदर के फिजियोकेमिकल चेंजेस। और फोर्थ वन, कल्पनाशीलता। लेकिन मैं इसमें कल्पनाशीलता को सबसे आगे देख पा रही हूँ, क्योंकि पहली 3 चीज में भी कल्पनाशीलता तो मेरी जुड़ ही जाती है। यहाँ पे कहीं पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मैं जरा ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो ये कल्पनाशीलता जुड़ ही जाती है, और फिर मेरे संस्कारों के अनुसार मैं उसे अपना अर्थ देती हूँ और दुखी होती हूँ। या मोस्टली अभी तक तो ऐसा ही हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई हूँ, और अब को खुद को मैंने दुखी किया है ऐसा मैं कहूंगी। यहाँ पे दूसरा देखा कि अगर मैं मान्यता के आधार पर मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरा प्रतीकात्मक जीना होता है। अगर मैं सही समझ के आधार पे अभी जो थोड़ा थोड़ा जीना मेरा बदला है, तो उस तरह से काम करती हूँ, तो जिम्मेदारी पूर्वक मेरा जीना हो रहा है। तो ये चीज भी मुझे दिखी। और जब इस तरह से जीना होता है तो मैं ज्यादा आराम में रहती हूँ। और अगर लास्ट स्टेप की बात करें, शून्य के सह अस्तित्व में मेरा होना बना है, तो ये भी थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट अगेन जैन दर्शन में भी था। तो ये मानने में तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई। तो उसकी सूचना तो मुझे मिली है, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक उसका अनुभव नहीं हुआ। अभी शून्य के अनुभव का मेन रीजन ये है कि अगर शून्य का अनुभव करेंगे और ये समझ में आएगा कि हम सभी शून्य में संपृक्त हैं, तो फिर सबके साथ संबंध का भाव आएगा। लेकिन अभी वो ना तो शून्य में संपृक्त सूचना के रूप में है, लेकिन दिखता है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। और इसलिए संबंध का भाव भी अभी मुझ में सभी के लिए हर क्षण आता है ऐसा भी मैं नहीं कह पाऊंगी। लेकिन अगेन एक बार डेंटिस्ट के पास गई थी, तो कोई एक आदमी आया
उनका अपॉइंटमेंट नहीं था, मेरा टाइम था एक्चुअली, लेकिन उनको कुछ इमरजेंसी थी और फिर उनको काम पे जाना था, तो वो तभी आए थे दिखाने के लिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो पहले दिखा ले, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उनका ही काम पहले भी कर दे, तो भी मुझे लगा कि नहीं नहीं ठीक है। तो मैंने उनके लिए इतना संबंध का भाव फील किया, और तभी जब मैंने देखा खुद के अंदर, तो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, खुद के लिए भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। वो सुख वाला जो अनुभव होता है, उस तरह का अनुभव तभी मुझे वो संबंध के भाव से मिल रहा था, ऐसा मैंने देखा। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये संबंध का भाव इनके लिए तो मुझे अभी आया, लेकिन अगर रास्ते में जो लोग चले जा रहे हैं, तो उनको देखा तो लगा कि उनके लिए तो संबंध का भाव नहीं है। मतलब हर क्षण या सभी के लिए संबंध का भाव ऐसा नहीं हो रहा है। और रास्ते वाले जो लोग थे, उनके लिए ये भी दिखा कि उनके लिए ना विरोध है ना संबंध भी है। तो जब न्यूट्रल फीलिंग है, तभी भी वो जो आराम और सुख वाला जो फीलिंग है ना, वो तभी भी नहीं आ रहा था। तो ये मेरी जो समझ बन रही है, उसके हिसाब से मैंने इसको ऐसा अर्थ दिया है। इसको मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लेकिन अभी मुझे इस तरह से दिखा। और दूसरा, इसमें श्याम भैया ने तो जो बोला था कि हर एक मनुष्य सही समझना चाहता है, जीना चाहता है, खुद सुखी होना चाहता है, दूसरों को सुखी होना चाहता है, तो इस तरह से संबंध के भाव में मदद मिल ही सकती है। और शर्मिला दीदी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जो मुझे बहुत अपील कर गया। उन्होंने बोला था कि हम अपने शरीर को देखते हैं, तो वो शरीर की एक सीमा हमें दिखती है, लेकिन अगर हम बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से वो शरीर को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि बहुत सारे माइक्रोब्स बाहर से अंदर भी आ रहे हैं और अंदर से बाहर भी जा रहे हैं, और ऐसा सिर्फ मेरे शरीर में नहीं हो रहा है, दूसरों के शरीर में हो रहा है। तो अगर वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो समझ में आता है कि कोई सीमा ही नहीं रहती है, सभी अंदर बाहर हो रहा है, सभी एक दूसरे में मिल रहा है, जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस तरह से देखें तो सभी हम एक ही हैं, उस तरह से सूचना के रूप में तो आ गया, लेकिन अगेन यहाँ पे यही कहूंगी कि अभी वो दिखता नहीं है, अभी मतलब ये संबंध का भाव मैं फील नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरा इतना एक्सप्लोरेशन रहा है, और अभी ये समझ में आता है कि बहुत काम करना बाकी भी है, जो काम करना है। और अभी इतना है कि जो नेगेटिव संस्कार दिख रहे हैं, तो वो दिख तो जाते हैं, और फिर मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ। तो उस तरह से उसके ऊपर काम होता है। जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते सभी को। जी दीदी। धन्यवाद पूर्वी दीदी। बहुत ही जी बढ़िया से आपने अपनी शेयरिंग को रखा उदाहरणों के साथ। तो अभी शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी पूर्वी दीदी की शेयरिंग के बारे में अपनी बात को रखें। जी, नमस्ते पूर्वी जी। दीदी। अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप इतने कम समय में आप अपने अंदर इतना देख पा रहे हैं, उससे वो जो आपने कहा ना, आपका पहले का जो अभ्यास है ध्यान का या मेडिटेट, हाँ, विपश्यना। यस। उपासना का, तो उससे ज़रूर आपको सहायता मिली होगी। बट इतने कम समय में इतनी जल्दी ये सब देख पाना अपने में और अपने ऊपर काम जारी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू दीदी। जी, और जो आप अभी जो आपने कहा कि कभी-कभी हमें दूसरों का इंटेंशन पे डाउट होता है, जी जी। तो आपने वर्कशॉप तो करी होगी, फर्स्ट ये जो यूएचपी की वर्कशॉप। हाँ, वो फर्स्ट वाला तो मैंने किया है, वो योग्यता और चाहना वाला। जी जी उसमें। जी। जी। सो उससे फिर वो क्लैरिटी तो बनती है, एटलीस्ट लॉजिकली और विचार में तो वो क्लैरिटी होती है, लेकिन हम्म। स्थिर नहीं हो पाती क्योंकि भाव कुछ और बन गया। जी। भाव डायरेक्ट करता है, और हम्म। भाव कुछ और इसलिए बना क्योंकि संस्कार वैसा ही है पहले से। हाँ हाँ। तो हम सभी उससे जूझते हैं क्योंकि हम सभी में एक तरह से शुरुआत वहीं से होती है, विरोध के भाव से, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को अपने से अलग देखते हैं शुरुआत में। और हम्म। जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी बनती है, जैसे जैसे हमें ये दिखने लगता है कि दूसरा मेरे जैसा है, तो वो हम्म। भाव फिर ज्यादा ज्यादा स्थिर होने लगते हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम पूरा
अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं देख पाएंगे, तब तक उस भाव में स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन हम्म उस वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो जी वहां तक कब पहुंचेंगे वो तो आगे अ, समय बताएगा। लेकिन उस तब तक हमारे पास ये जो टूल है हमारे अंदर सहज स्वीकृति का, उस हम्म पर हम ध्यान दें। और हर बार जब आपको अपने में विरोध दिखता है तो हम्म अपने आप से ये जरूर पूछें कि आपको सहज स्वीकृत क्या है। जी और जी आपको दिखेगा हमेशा के संबंध ही सहज स्वीकृत है, दूसरा कुछ नहीं। संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व, यही हमको सहज स्वीकृत है। तो धीरे हम्म धीरे क्या होता है कि हम जैसे जैसे हर बार अपने भाव को देख के उसको हम सही कर पाते हैं कि ये सहज स्वीकृत क्या है, उस पर ध्यान जाए, तो धीरे हम्म धीरे हमारे संस्कार भी बदलने लग रहे हैं। हम्म क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं कि मेरे में ये विरोध क्यों बना हुआ है ना। हम्म हम्म और धीरे धीरे वो जो विरोध बना हुआ है, एटलीस्ट सहज स्वीकृति के हेल्प से हम जब वो विरोध को कम करते हुए देख पाते हैं, तो धीरे धीरे वो संस्कार भी हमारे बदल रहे होते हैं। हम्म तो मानने के ही स्तर पर सही शुरुआत वहां से करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना ही है ये सारा, है ना, सारा जी अस्तित्व। जी तो वो सब। जैसे कि जी जी नहीं हाँ, नहीं, बोलिए। हाँ तो जैसे कि आपने कहा कि ना कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना तो विरोध है ना संबंध है, लेकिन अपने में आराम नहीं है। हम्म। ये एक इंडिकेटर है कि सूक्ष्म रूप में विरोध है ही। हम्म सही है। क्योंकि जब भी हम दूसरे को अपने जैसा नहीं देख रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से हाँ वो हाँ विरोध ही है। राइट। और संबंध जब हम देख रहे हैं, पूरी तरह जब संबंध को देख पाते हैं, तो अपने में संबंध का भाव भी रखते हैं, और दूसरे के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी है उसके प्रति भी हम ना होश में आते हैं। और फिर वहां से हमारी संबंध की यात्रा रेली शुरू होती है, जब अपनी भागीदारी हम देख पाए दूसरे के साथ। तो मुझे राइट। लगता है कि ये सब बातें तो खैर आगे होंगी, और आप जुड़े रहेंगे। आई एम श्योर कि आप बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आप कर ही रहे हैं। ये मॉर्निंग सेशन में अक्सर आपके प्रश्न आते हैं, एंड बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे, बट आप क्लियरली उनको पूछ पाते हैं, और उससे औरों की भी बहुत सहायता होती है। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छी संभावना है। आप भागीदारी का भी सोच सकते हैं, और साथ ही साथ आगे कैसे आपकी जो समझ पे जो काम कर रहे हैं वो और कैसे तेजी से बढ़ सकता है, उस पर जी धीरे धीरे बात हो सकती है। तो जी आपको दीदी। के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। थैंक थैंक यू दीदी, नमस्ते। नमस्ते।